हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वैकेंसी निकाली है जो कि परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। और इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन अपडेट जारी किया गया है जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और वैकेंसी का जो नाम रहेगा आप यहाँ देख पाएंगे, समूह 4 के अंतर्गत ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक या अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे जो आप देख पाएंगे स्क्रीन दोस्तों, आपका जो आवेदन प्रारंभ किया जाएगा ये 6/3/2023 से शुरुआत की जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी 20/3/2023 तक रहेगी। इसके अलावा आप संवेदन और संशोधन से संबंधित अपडेट आप यहाँ देख पाएंगे 25/3/2023 तक आप यहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन में जो आपको यहाँ पे बताई गई है फीस के बारे में, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पाएंगे। सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु और अनारक्षित के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे दोनों के लिए यहाँ पे बता दी गई है। जो कि अनारक्षित कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 500 फीस रखी गई है। और जो कैटेगरी वाई कैंडिडेट रहेंगे जैसे कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 फीस रखी गई है आवेदन शुल्क। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो फीस दे रहती है 60 रुपये, और यदि सिटीजन यूजर के माध्यम से आप लॉगिन करके फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहेगी। इसके अलावा आप नीचे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके इस PDF को जब पढ़ेंगे आपका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा कब रहेगा तो आप यहाँ देख पाएंगे परीक्षा का दिनांक जो दिया है 5/8/2023 से प्रारंभ होकर के यहाँ पे 2 शिफ्ट में बताया गया है, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में। तो यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश के अंतर्गत सारी चीज़ें बता दी गई है, आप इसको पढ़ पाएंगे। जो कि 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट तक ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिएगा, ये तो बाद में भी अपडेट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो दोस्त नए कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है। एक तो आपको आधार पंजीयन होना चाहिए अनिवार्य रूप से। उसके अलावा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा, ये तो सभी दोस्तों को पता है। इसके अलावा कुछ अदर अपडेट जो दी गई हैं यहाँ पे इसको आपको पढ़ लेना है 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार को अनलॉक होना चाहिए। तो दोस्तों ये उस कंडीशन में आपका है जब कभी कभी क्या होता है अपन आधार को लॉक करके रखते हैं ताकि कोई फ्रॉड से बच सके। तो यदि आपने लॉक करके रखा है और एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं ये ग्रुप 4 के अंतर्गत जो भी अभी निकाली गई है 3rd या 4th के अंतर्गत, तो उसमें दोस्तों आपका आधार कार्ड को अनलॉक कर लेना है जब एग्ज़ाम देने जाएँ उस समय। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप इसको पढ़ेंगे जो अदर अपडेट दी गई है, जैसे परीक्षा की रिपोर्टिंग का समय, अनुमति, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहती है, आप लोग पूर्णतः पढ़ पाएंगे। और यदि आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो नियम पुस्तिका को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। यहाँ पे जैसे कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा किया जाता है, अतः कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा से उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी की पूर्णता प्रावधानिक प्रोविज़न होगी। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन होने की बात रहेगी तब की बात है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं नियम पुस्तिका में जो दी गई है। यहाँ पे मेन टॉपिक ओपन हेडिंग लेंगे। और यदि आपको यहाँ पे नियम पुस्तिका में जाना है दोस्तों तो ये टोटल 195 पेज की करीब 200 पेज की पूरा नियम पुस्तिका बनी हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अध्याय 1 में जो बताया है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक या अन्य पदों की सीधी भर्ती हेतु बैकलॉग संयुक्त। तो यहाँ पे पृष्ठ क्रमांक के 3 से 14 तक आपको दी गई है, बता दी गई जानकारी। इसके अलावा जो सेकंड पेज में अध्याय में बताया है कि विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका 15 से 169 पेज में 79 पेज में यहाँ पे बताई गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट 3rd अध्याय में क्या बताया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली जो है 180 से 191 पेज में है। उसके अलावा परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दोस्तों दिया गया है, जो भी आप यहाँ पे सिलेबस है दोस्तों इसी के माध्यम से आपको सिलेबस मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इसके सिलेबस को भी उठा लीजिएगा जिससे पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फ़ोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि पत्रक जो रहेगा वो 193 पेज पे रहेगा। इसके अलावा जो प्रारूप रहेगा यात्रा का देय भत्तक जो रहेगा यहाँ पे 194 पेज में है।
नेक्स्ट में जो बताया है, मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे कि बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र की जो जानकारी है आपको 195 पेज में दे दी गई है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे हम कुछ हेडिंग को देखते हुए चलते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो नियम जानकारी दी गई है आप यहाँ पे देख पाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं MPPB के द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो न्यूनतम मार्क्स रखा जाता है और आपका स्कोर हाथों हाथ बता दिया जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख पाएंगे बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम आधा अंक होंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो अनारक्षित कैंडिडेट रहेंगे उनको 50 मार्क्स लाना है पासिंग मार्क के लिए, कम से कम 50 मार्क्स यहाँ पे आप लाएंगे तो क्वालिफाई कैंडिडेट कहलाएंगे। और जो कैटेगरी वाई कैंडिडेट रहेंगे उनको 40 नंबर यहाँ पे मार्क्स लाना है, तब जाके आप कैटेगरी वाई यहाँ पे कहलाएंगे या तो शामिल होंगे। अदर जो जानकारी दी गई है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है 1 बाय 1 करके। और यहाँ पे तालिका में जो दी गई है सेवा समूह और समूह 4 के अंतर्गत, ये तो आपको फर्स्ट में दिख गया था। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जो ऑनलाइन परीक्षा संबंधी पद्धति के लिए जो नियम बताए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्या बताया है, समूह 4 के अंतर्गत जो पत्र की संख्या रहेगी, आपका जो एग्जामिनेशन पेपर रहेगा एक ही रहेगा और टोटल आपको 100 अंक दिए जाएंगे, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र का विवरण जो रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि रहेगा। टोटल 100 अंक का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे पात्रता की जो शर्तें हैं, शैक्षणिक की तकनीकी व्यावसायिक अर्हताएँ हैं वो भी बता दी गई हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाना होना चाहिए। यदि आप इस ग्रुप 4 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, या तो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, या तो DOE-SC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं इनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से 1 बाय 1 करके। और दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में एक CPCT करके जो ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है ये अब कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये ज़रूर आप लोग कर लें। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे क्या बताया है, अथवा में क्या दे दिया गया है कि आप AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TIP, BSc, BCom अन्य उपाधियाँ जिनमें केवल अन्य विषय के रूप में सम्मिलित हैं मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्लैरिफिकेशन टेस्ट CPT हिंदी टाइपिंग 20 शब्दों में प्रति मिनट अथवा विभाग द्वारा मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों यहाँ पे CPCT के लिए ये चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा इसको पढ़ लीजिएगा जो भी दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देख पाएंगे एज संबंधी जो नियम बताए हैं उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड द्वारा संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट के साथ 45 वर्ष लिखी गई है। और चालू वर्ष से 1 जनवरी से स्थिति में एज जो रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एज काउंट की जाएगी तो 1 जनवरी 2023 से यहाँ पे काउंट की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के जो आदेश क्रमांक की सारी चीज़ें दे दी गई हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया है सीमा गृह पुलिस अधिकारी, इन सब के लिए सारी चीज़ें आपको देख लेना है। जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी आवेदकों के लिए आय सीमा जो है 1 जनवरी 2023 निर्धारित की जाएगी, ये आपको पहले बता दिया गया है। और यहाँ पे जो छूट से संबंध आप देख पाएंगे जो कि कैटेगरी वाई कैंडिडेट है वहाँ पे 5 वर्ष की छूट के साथ में 18 से 45 रखी गई है। आगे बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली जो छूट है ये आपको देख लेना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी आवेदकों के लिए आय संबंधी विवरण है तो ये देख लेना है।
हालांकि आपको यहाँ हेडिंग में ही समझ में आ जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक और उनके संबंधित अपडेट है इसको आपको पढ़ लेना है यदि कोई कैंडिडेट है तो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल संशोधित परिवहन, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं 16 फरवरी 2015 कंडिका 10, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों उसके बाद पढ़ लीजिएगा, पर एक बार जरूर पढ़ें नियम पुस्तिका को, क्योंकि क्या होता है नियम पुस्तिका में हमें बहुत सारी जानकारी पता हो जाती हैं तो हमें स्टडी करने में, उसके अलावा चयन संबंधी में आपको आसानी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची की जो जानकारी है ये बताई गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा से फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और कुछ नया हेडिंग देख लेते हैं। आरक्षण संबंधी जो नियम दोस्तों यहाँ पे रखे गए हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 20% रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 27% और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए जो नियम रखे गए हैं, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक और दिनांक 5 जून 2021 आपको देख लेना है। ये सारी जानकारी जो दे दी गई है तो ये आपको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। और संविदा कर्मियों की जो काउंट होगी दोस्तों, यदि आप संविदा में हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सीधी भर्ती के रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी के आवेदन में न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा नियुक्त रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आप संविदा में पहले से हैं तो उस पोस्ट में आपका 5 वर्ष संविदा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो संविदा वाली सीट है उसमें आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा और आपका चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो और जानकारी दी गई है, जैसे अवध में रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक से पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि आपकी संविदा 5 वर्ष जब आवेदन करेंगे तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सेवा नियम और प्रसाधीन नियमित के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अन्य सुसंगत अनुभव से वंचित उन्हें वह पूर्ण करता है। इसके अलावा यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों में कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 5 वर्ष होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा कार्य किया है 5 वर्ष, उक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर उस श्रेणी के पदों में नियुक्त के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस वर्ष 5 वर्ष न्यूनतम श्रेणी का था। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी टॉपिक में जो 3rd नंबर बताया गया है, यदि आपने 2-3 पोस्ट में संविदा ज्वाइन किया और आपने अभी लास्ट वाले किसी में फॉर्म भर रहे हैं और उसमें 5 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं तो आप 5 वर्ष के यहाँ पे अकाउंट में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है, अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि से हटा दिया गया है तथा उसे पुनः उसी पद अथवा किसी अन्य पद पर संविदा में नियुक्ति प्राप्त हुई गई है तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि से घटा कर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो घटा कर की जाएगी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा जो भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 3.10 संविदा सेवा एक अथवा एक से अधिक श्रेणी की संविदा पदों पर नियुक्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्त का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्य कर रहा था उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दोस्तों अब यहाँ पे ये अच्छी बात है कि जो संविदा कर्मी हैं उनके यहाँ पे वर्ष से अधिक काउंट करते हुए नियुक्त की जा सकती है। कम से कम 55 वर्ष तक यदि आपकी आयु हो रही है तो भी आप संविदा के साथ में परमानेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमों का पालन होगा। विभागों की इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप और भर्ती नियमों को संशोधित यथोचित परिवर्तन करने होंगे या आवश्यक रूप से ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे दे दी गई है, तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे परीक्षा केंद्र के बारे में बताया है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो आपका परीक्षा केंद्र है वो निर्धारित नहीं किए गए हैं। और यहाँ पे क्या बताया है, मंडल अभ्यर्थी की केवल वह जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्मतिथि में परिवर्तन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन
रद्द कर दिया जाएगा। मंडल ऐसे रद्द कर दिया जाएगा और आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th और 12th की मार्कशीट से, मेनली दोस्तों जो आपका 10th की मार्कशीट होती है उससे ही काउंट किया जाता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कुछ जानकारी तो दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और शारीरिक अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में जो दिया है इसको पढ़ लेना है। आवेदन रद्द करने का जो नियम है, जैसे कि यदि आपका आवेदन पूर्ण नहीं भरा है और आपने परीक्षा शुल्क नहीं कटी है, इस कंडीशन में रद्द हो जाएगा। और आरक्षण संबंधी जो नियम दिए हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो दिए गए हैं 2716 है, 2716 पोस्ट जारी किए गए हैं सभी को मिला के। सीधी भर्ती बैकलॉग है और संविदा भर्ती है। संविदा में दोस्तों संविदा भर्ती में जो पोस्ट हैं यहाँ पे 243 पोस्ट हैं और संविदा भर्ती बैकलॉग में यहाँ पे 103 पोस्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अन्य जो जानकारी सारी चीज़ें दे दी गई हैं, इसको आपको देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट जो सारी जानकारी दे दी गई है इसको पढ़ लेना है। और दोस्तों अगला जो टॉपिक है इस PDF में वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जो दोस्त नए जुड़े हैं। और दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट से जो इसका टॉपिक बचा हुआ है PDF में, दोस्तों अभी तक जो आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, तो टोटल 18 पेज तक मैंने अभी तक कवर कर पाया हूँ। और ये जो PDF है 195 पेज का दोस्तों PDF है, 195 पेज का दोस्तों PDF है। तो टोटल अभी आप देख पाए होंगे इस वीडियो में 18 पेज में अभी तक इतना ही कवर कर पाया हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आएंगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।